नमस्कार। 3-4 जून 1989 चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर एक तरफ छात्रों का हुजूम था जो अपने राजनीतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ चीनी शासन के टैंकों की कतारें खड़ी थीं। तब ये तस्वीर काफी चर्चा में आई थी कि चीनी हुकूमत के टैंकों के सामने एक शख्स दोनों हाथों में 2 बैग लेकर खड़ा हो गया था। वो आदमी अपने विरोध की इच्छा शक्ति से टैंकों को रोकने के लिए खड़ा था। वो तस्वीर चीन में युवा आबादी के प्रतिरोध की प्रतिनिधि तस्वीर बन गई, लेकिन इससे चीन की निरंकुश सत्ता को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। चीनी सरकार ने निहत्थे नौजवानों पर टैंक चलवा दिए। उसी जून महीने के आखिर में चीनी सरकार ने माना कि 200 नागरिक और कई दर्जन सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू में चीन में तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत सर एलन डोनाल्ड ने कहा था कि 10,000 लोग मारे गए थे। ये युवा पीढ़ी की अपने हकों के लिए उठाई गई आवाज थी, जिसे चीनी सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। उस दौर में दुनिया में जिन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, वो बच्चे ही 3.5 दशक बाद आज दुनिया के सामने जेन जेड यानी जेन जी के रूप में खड़े हैं। ये जनरेशन जेन जेड का है, जिसमें बच्चे 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। ये युवाओं की वो नई पीढ़ी है जो परिवर्तन चाहती है, जो अधीर है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है और ना मिले तो लड़कर उसे छीनना चाहती है और छीनना जानती है, जो स्मार्टफोन से लैस है, जो सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव है, जिनमें आधे से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके अपना भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। लेकिन बेताबी ऐसी है कि सिर्फ 8 सेकंड में मोबाइल पर स्क्रीन बदल देते हैं। इससे ज़्यादा बेताबी ये है कि ये सरकार बदल देते हैं। इन्हें लगता है कि जो सरकार इनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा नहीं कर सकती, उसको हटा देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे हिंसा का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े या सरकारी दमन की हिंसा को झेलना ही क्यों ना पड़े। नेपाल इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे करीब 20 सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक कर दी थी। जेन जेड ने इसके खिलाफ 4 दिन के अंदर नेपाल की सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा कर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर विराटनगर तक छात्रों ने सीने पर गोलियां खाई। लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार दमन के साधनों से नौजवानों की इच्छा शक्ति को दबा नहीं सकी, बल्कि ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने पीटा। कई मंत्री पीटे गए, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। और कमाल देखिए कि इस जेन जेड यानी जेन जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर वोटिंग करके अपनी नई प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को चुना। भारत के आसपास ही इस जेन जेड ने 1 साल पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को पलट दिया था। उससे पहले श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की सत्ता के लंबे दौर में जिस तरह श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, दूसरी तरफ आम लोगों को 2 जून की रोटी जुटाना मुहाल होने लगा, महंगाई चरम पर पहुंच गई और बेहतर भविष्य का सपना भी अंधकार में लगने लगा, उसके खिलाफ जेन जेड के विरोध और विद्रोह ने श्रीलंका में बहुत कुछ बदल दिया। इस युवा पीढ़ी को कैसा लोकतंत्र चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था चाहिए, इस पर उनकी दृष्टि साफ हो या न हो, लेकिन इन्हें राजतंत्र, तानाशाही या लोकतंत्र के नाम पर ही सही आम लोगों के हितों से दूर जाने वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए म्यांमार में सैनिक तानाशाही के खिलाफ ये नई पीढ़ी लड़ रही है, तो थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ। फ्रांस में अपने हकों के लिए ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रोटेस्ट कर रही है, तो बेलारूस में उसे वो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पसंद नहीं आए, जिनके बारे में युवा पीढ़ी यानी जेन जी का मत है कि लगातार 7वीं बार 80% वोटों से जीतने के पीछे
चुनावी गड़बड़ी है, उनकी लोकप्रियता नहीं। समय के साथ युवा पीढ़ी के लिए दिए गए नाम बदल जाते हैं, लेकिन नौजवानों के अंदर की आग हर वक्त एक जैसी ही धधकती है। वो आग कई बार बेहद हिंसक भी हो जाती है। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग ने अपने बारे में जो कुछ कहा था, वो बात हर दौर के नौजवानों पर सही बैठती है। उन्होंने कहा था कि मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। वो सपना क्या था? वो सपना था एक ऐसा समाज बनाने का जिसमें मानव गरिमा से समझौता ना हो, जहाँ रूप, रंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर भेदभाव ना हो। लेकिन उस सपने को पूरा करने का साधन क्या होगा? युवा मार्टिन लूथर किंग ने हिंसा का भी समर्थन ये कहकर तब किया था कि वायलेंस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्रेस्ड फीलिंग, यानी हिंसा कुछ और नहीं है बल्कि इंसान की दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति है। लेकिन ये बयान देने वाले मार्टिन लूथर किंग के हाथों में एक बार एक किताब लगी और उनकी सोच बिल्कुल बदल गई। वो किताब थी महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी की आत्मकथा को पढ़कर किंग को लगा था कि अहिंसा का रास्ता ही मानवता की रक्षा का रास्ता है। अपनी प्रसिद्ध किताब माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है कि गांधी जी का रास्ता वंचितों के उद्धार के लिए सबसे नैतिक और न्यायपूर्ण रास्ता था। किंग ने गांधी की तुलना ईसा मसीह से की और कहा कि ईसा मसीह ने हमें रास्ता दिखाया था, लेकिन भारत में महात्मा गांधी ने ये दिखा दिया कि उस रास्ते पर कैसे चला जा सकता है। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग गांधी को आधुनिक संसार का सबसे महान ईसाई मानते थे। 1959 में किंग अपनी पत्नी के साथ भारत आए ताकि गांधी के परिवार से मिल सके, उनसे गांधी के दर्शन को और बेहतर तरीके से समझ सके और अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ अपने संघर्षों में उस अनुभव का इस्तेमाल कर सके। स्वतंत्र भारत में युवाओं की ताकत को सबसे पहले जन क्रांति में बदलने के लिए जिसने प्रयोग किया वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, गांधी के अनुयायी। आजादी के बाद जेपी ने सर्वोदय और भूदान जैसे आंदोलनों से परिवर्तन की कामना की, लेकिन उसमें खास कामयाबी नहीं मिली। जेपी लोकतंत्र को दोष मुक्त बनाना चाहते थे। वो धनबल और चुनाव के बढ़ते खर्च को कम करना चाहते थे ताकि जनता का भला हो सके। इसके लिए जब इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया तो उनके जेहन में नौजवान ही बसे थे। 72 साल की ढलती उम्र और बीमारियों से त्रस्त जेपी के अंदर का वो नौजवान उस वक्त भी आबाद था जिसके बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी थी। लौटे तुम रूपक बन स्वदेश की, आग भरी कुर्बानी का, अब जयप्रकाश है नाम देश की, आतुर हठी जवानी का। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की, करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। दिनकर ने जेपी के लिए कविता 1946 में लिखी थी। तब जेपी की उम्र 43 साल थी, वो उम्र जिसमें युवा जोश और बहुत कुछ अनुभवों का होश होता है। 72 साल में जेपी उसी शिद्दत से लड़ने लगे जिस शिद्दत से 39 साल की उम्र में अंग्रेजों की जेल को तोड़कर 1942 में बाहर निकले थे। आज जिस उम्र के बच्चों को जेन जी कहा जाता है, उस उम्र में जेपी ने भी बदलाव के लिए बड़ा कदम उठा लिया था। राजमोहन गांधी अपनी किताब मोहनदास ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पीपुल एंड एन एम्पायर में लिखते हैं कि पटना में गांधी जी की सभा हुई। उसमें गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भाषण सुनने के बाद 19 साल के जेपी ने अपना टेक्स्ट बुक बांध में बहा दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अंग्रेजों की शिक्षा नहीं लेनी है। जेन जेड वाली उम्र में ही सरदार भगत सिंह ने अपने दोस्तों राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को चूमा था। सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को देश से भगाने का इरादा रखने वाले भगत सिंह को सूर्यास्त के बाद फांसी दी गई थी, जबकि ऐसा होता नहीं था। लाहौर जेल में फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए 23 साल के भगत सिंह एक गीत गा रहे थे। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। और उनकी बाईं तरफ चल रहे सुखदेव और दाहिनी तरफ चल रहे राजगुरु उनके सुर में सुर मिला रहे थे। दरअसल युवा पीढ़ी समाज की सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आमूलचूल परिवर्तन का हामी बनना चाहती है और आज जिसे जेन जेड कहते हैं वो तो बहुत कुछ बदल देना चाहती है, समाज में भी, देश में भी, व्यवस्था में भी, अपनी जिंदगी में भी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट ने हाल ही में एक सर्वे किया है जिसमें पाया गया कि आज 45% छात्र स्कूल की पढ़ाई के बाद ही अपने दम पर जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में टेक्स्ट बुक पढ़ने और किताबी कीड़ा बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सर्वे दुनिया के 150 देशों के बीच किया गया जिनमें भारत भी शामिल है। वहीं डेलॉयट का जेन जी पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि जो जेन जी उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते उसकी वजह क्या है, तो 39% का मानना है कि इसकी वजह आर्थिक मुश्किलें हैं। वहीं 34% पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते। अपनी शर्तों पर जीने के मकसद से 26% जेन जी उच्च शिक्षा से भागते हैं, तो परंपरागत शिक्षा से अरुचि के कारण 21%। अगर वहीं जेन जी की चिंताओं की बात करें तो 39% की चिंता जीने के लिए जरूरी धन की दिक्कत है। 21% मानसिक स्वास्थ्य को बड़ी चिंता मानते हैं। 18% बेरोजगारी को मानते हैं। 18% ही अपराध और व्यक्तिगत सुरक्षा को, जबकि प्रकृति की रक्षा 17% युवाओं की प्रमुख चिंता है। यही सारे सवाल जेन जी को विद्रोही बना रहे हैं। यही सारे सवाल नेपाल से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार से लेकर श्रीलंका, बेलारूस से लेकर थाईलैंड और फ्रांस से लेकर अमेरिका तक छात्र आंदोलन का कारण बनते हैं। यही सारे सवाल हर समय में स्थिर और प्रासंगिक होते हैं, चाहे वो आज का जेन जेड हो या 100 साल पहले कोई शहीद भगत सिंह हो या लेनिन हो या बाद में कोई चे गुएवारा हो या नेल्सन मंडेला हो। भगत सिंह 23 साल में शहीद हो गए थे। लेनिन ने 22 साल की उम्र में रूस में जार के खिलाफ क्रांति की अलख जगा दी थी और नेल्सन मंडेला ने 24 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति का संघर्ष शुरू कर दिया था। ये नई जेन जेड भी अपनी बेताबी और बेचैनी का प्रदर्शन उसी तरह करती है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में क्या ढलती हुई पीढ़ियां उनका इस्तेमाल करके छोड़ देती हैं? 1977 में तब की युवा पीढ़ी ने जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब भी सत्ता संभालने की बारी आई तो मौका 81 साल के मोरारजी देसाई को मिला था। उस जमाने के मशहूर पत्रकार उदयन शर्मा ने अपनी किताब जनता पार्टी कैसे टूटी में लिखा था कि चुनाव नतीजों के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में जुटे नौजवानों की भीड़ में कांग्रेस से विद्रोह करके 19 महीने जेल में काटकर और बलिया से जीत कर आए चंद्रशेखर को लेकर दीवानगी ऐसी थी कि उन नौजवानों का वश चलता तो वो चंद्रशेखर को ही प्रधानमंत्री बनवा देते। खुद जयप्रकाश नारायण भी चाहते थे कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के बीच जेपी की भी नहीं चली। चंद्रशेखर तब युवा तो नहीं थे, लेकिन 49 साल की उम्र के कारण 5 संभावित दावेदारों में सबसे कम उम्र के थे। फिर भी भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के कारण लोकतंत्र के मूल्य हमेशा आबाद और बुलंद रहे। यही चीज पड़ोस के देशों में आज देखने को नहीं मिलती। बांग्लादेश में जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने छात्र आंदोलन का फायदा उठाकर सत्ता संभाली और अब उससे चिपके रहना चाहते हैं, उससे ये सवाल जरूर उठता है कि जेन जेड के भावुकता भरे आक्रोश का फायदा समाज बदलने की जगह कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तो नहीं उठा लेते हैं। 30 साल पहले यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने एक कविता लिखी थी, अभिमन्यु है घिरा व्यूह में खड़े सुरक्षित धर्मराज, महाराज आएगा छलबल से नवयुवक वृद्ध पहनेगा ताज। विचित्रमणि राठौर, NDTV इंडिया, नई दिल्ली।